नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो मध्य प्रदेश के तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख मतदाताओं ने 2533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, उसे देखकर तो नहीं लगता कि यह सामान्य मतदान था। या तो यह लाडली बहना का जादू है या फिर बदलाव का संकेत। यह सामान्य वोटिंग तो नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग को लेकर जागरूकता एमपी में भी दिखी और छत्तीसगढ़ में भी। वहां के करीब 2.25 करोड़ मतदाता, जैसे मुझे इनपुट है, वो उन्होंने भी बहुत इत्मीनान के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया। कुछ छुटपुट घटनाएं अप्रिय यहां भी हुई और छत्तीसगढ़ में भी। उसे लेकर सियासत भी शुरू हुई दोनों जगह। दावे दोनों तरफ से यही किए जा रहे हैं कि बढ़ा हुआ वोट हमारे पक्ष का ही है, लेकिन दम से उसे अंगीकार ना तो कांग्रेस कर रही है और ना ही बीजेपी। शहरी इलाकों में मतदाताओं की कुछ उदासीनता रही, कुछ मतलब ग्रामीण की तुलना में कुछ कम। छत्तीसगढ़ में 68.15% वोटिंग हुई। अभी तक एमपी का क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन यह 75% के आसपास जा सकता है। हो सकता है ज्यादा भी चला जाए, ये संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित राहुल, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दिग्गजों ने का भरोसा क्या एक बार फिर पब्लिक के बीच हो पाएगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी क्या फिर से? यहां पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एमपी के मन में मोदी जो नारा दिया गया था वो चल जाएगा। छत्तीसगढ़ भी मोदी ने ही ओन किया था बीजेपी की तरफ से। वहां भी कोई एक नाम चेहरा जो है वो उन्होंने पहले से प्रचारित किया नहीं। या फिर भूपेश बघेल फिर से कंटिन्यू करेंगे और यहां कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। ये अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो दोनों का खून बढ़ा रहा है कि हाँ, ये हमारे पक्ष में हुआ मतदान है, ऐसा क्लेम दोनों कर रहे हैं। तो अगले 1 घंटे तक इसी मसले को लेकर करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान एमपी और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम आपको एमपी के कुछ बयान दिखाते हैं बड़े नेताओं के, जिनमें दावे भी हैं और शिकवे शिकायत भी। देखिए, विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। दूसरी बात, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है। बीजेपी के वायदे और उनकी गारंटी क्या जनता विश्वास करती है उस पर? देखिए, ये कुछ भी दावा करें, ये सब दावे 3 तारीख को साफ हो जाए। कई जगह पर कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के लोग, अपराधी तत्वों पर कांग्रेस आ गई है। और मैं तो मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि मतदान को शांतिपूर्वक कराएं। कांग्रेस न्यूसेंस कराने का प्रयास करेगी और कर रही है, और अपराधी तत्वों को लेकर के बढ़ रही है। कई जगह के उदाहरण मेरे पास रात में भी आए, सवेरे भी अभी सूचनाएं मिल रही हैं कि गुंडों को उतार दिया है। इन गुंडों को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पर सजग प्रहरी के नाते से तैनात है। जवाब तो वो देगा ही, लेकिन कांग्रेस न्यूसेंस करने का प्रयास कर रही है। में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे पक्षपात ढंग से काम कर रहे हैं। इसकी सूची हमने लगभग 1.5 महीने से अलग अलग समय देते रहे हैं। अब उदाहरण के लिए दतिया विधानसभा की कम से कम 42-43 अधिकारी कर्मचारियों की सूची हमने भेजी थी, जिनके खिलाफ, जो कि मंत्री जी के भाजपा के उम्मीदवार के नातेदार रिश्तेदार रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये कार्रवाई हो जाती तो आज ये विवाद झगड़े नहीं होते। आपको सुनवाते हैं छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नेता हैं, उन्होंने आज दिन भर मतदान के बारे में और दावे और आरोप अगर रहे हों तो क्या कहा, सुनिए। गुस्सा है लोगों में, और क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार ने काम किया है तो लोग चाहते हैं फिर से कांग्रेस सरकार बने, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर रहे हैं। पाटन में भी फंसे हुए हैं, पाटन में भी जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और पाटन में विजय बघेल की बढ़त दिख रही है। और इस बार ताम्रध्वज की सीट भी निश्चित रूप से कठिन सीट में है। दुर्ग का रिजल्ट इस बार चमत्कारिक होने वाला है, वो चाहे साजा हो, चाहे दुर्ग हो, या दुर्ग ग्रामीण हो, या पाटन। जनता का जो रुझान दिख रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और सबसे ज्यादा लंबी लाइन तो महिलाओं की लगी है। जिस उत्साहपूर्वक
मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, ये बताता है कि परिवर्तन की हवा चल रही है छत्तीसगढ़ में और लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, परिवर्तन के लिए है और जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सफलता मांगी, काम करने का अवसर मांगा और लोगों के हित में काम कर सकूं, मुझे उस योग्य बनाएं और बनाए रखें। तो आपने मध्य प्रदेश में सुना कि आप शिवराज सिंह चौहान को, कमलनाथ को, वीडी शर्मा को, दिग्विजय सिंह को, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, रमन सिंह जी को, अरुण साय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको, टीएस सिंहदेव को। अब जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उनका तारुफ में आपसे करा दूं। हमारे साथ भूपेन गुप्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान है रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं। रजनीश अग्रवाल जी का भी बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं आरपी सिंह, ये वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी का। दूसरे मेहमान छत्तीसगढ़ से संजय श्रीवास्तव, ये वरिष्ठ प्रवक्ता है बीजेपी। संजय जी का भी बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ हैं सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। और छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट एडिटर हैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत जरा एमपी से कर लेते हैं, तो रजनीश जी से ही कर लेते हैं। तो रजनीश जी, ये जो इतना तगड़ा वोट जो है परसेंटेज, अभी तक पूरे फिगर दिए नहीं चुनाव आयोग ने, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये असामान्य सी वोटिंग है, सामान्य नहीं है। तो ये क्या आपके पक्ष में जा रही है या फिर कांग्रेस के पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और इसको जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने का अगर श्रेय है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की महिला मतदाताओं को है। निसंदेह रूप से मीडिया और चुनाव आयोग को भी बराबर से इसका श्रेय जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति मतदान बढ़ाने को लेकर तैयार की थी, वो सफल साकार सिद्ध हुई है। हमारे कार्यकर्ता फील्ड में निकले हैं, जागे हैं, परिवार सहित वोट करने गए हैं। और लाडली बहनों को तक कहना ही क्या है, जबरदस्त, जोरदार अभिभूत है भारतीय जनता पार्टी। और ये परिणाम में 3 तारीख को हम और आप जब चर्चा करेंगे तब दिखेगी भी। लेकिन हम कृतज्ञ हैं, आभारी हैं महिलाओं के, मतदाताओं के, और खास करके जो हमारे कार्यकर्ता जो अथक परिश्रम करके इस पूरे हमारी रणनीति को सफल सिद्ध किया है। भूपेन जी, आप सुन रहे होंगे रजनीश जी क्लेम कर रहे हैं कि सब लाडली बहना का जो है वो जादू चल रहा है। वोटिंग अगर हुई और रूरल में ज्यादा दिख रही है, जैसे अभी तक के फिगर आ रहे हैं, तो वो उनका कहना है कि साहब ये इनके फेवर का वोट है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, जो किसान है जिसको इन्होंने लूटा 18 साल तक, जिन गरीबों को, वंचितों के ऊपर इन्होंने जो है पेशाब की, वो सारे के सारे लोग निकल के आए, उनने वोट डाला है। आज जो है इनकी तो शहरों में भी चल रही थी जो है लाडली बहनाएं, तो शहरों में क्यों वोट नहीं पड़ी? ये जो बात है, ये बात को जो है देखने की बातचीत है। आज ग्रामीण क्षेत्र में इतनी जबरदस्त बेरोजगारी है, शहरों को तो पता नहीं है। लोग जो है 8-8, 10-10 एकड़ के किसान के बेटे जो है भोपाल में लिफ्ट ऑपरेटर बने हुए 5-5 हजार। इनका जो प्रधानमंत्री जी का पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल, उसमें जो है मध्य प्रदेश के 1,70,00,000 लोग रजिस्टर्ड हैं 5,000 रुपए की नौकरी करने के लिए, 8,000 की नौकरी करने की। पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद अभिभूत हैं, ये तो इनके लिए मुबारक हो, अभिभूत रहेंगे। लेकिन आप जाइए टीवी मॉल चले जाइए, देखिए आप कितने बेटे हैं जो 5-5 हजार में लिफ्ट ऑपरेटर बने बैठे। ये थोड़ी इन्हें पता चलेगा, ये तो एसी कमरे में बैठ के। और जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तरक्की की है, टूटी साइकिल से आज जो है प्लेनों में घूम रहे हैं, ये जनता देख रही है और उस पर रिएक्शन कर रही है। ये वोट माने उसी का रिएक्शन है, आपको लग रहा है? बिल्कुल। ठीक है, एक बार शर्मन जी को इन करते हैं। शर्मन जी, छोटी टिप्पणी आपकी कि क्या आपका आकलन क्या है इस बढ़े हुए वोटिंग को लेके? देखिए माननीय प्रवीण जी, बड़े हुए वोटिंग का संकेत ये है कि पहली बार 18 से 19 वर्ष का मतदाता 22,34,000 के लगभग है और 20 से 29 साल का मतदाता 1,41,00,000 के लगभग है और 1,18,00,000 के लगभग वो महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना के लाभ की क्लेम करते हैं रजनीश जी की पार्टी, लाभ की परिधि में आती हैं।
अब ये जो मैंने 18 से 19 का और 20 से 29 का जो आपको आंकड़ा दिया है और ये महिलाओं का, यदि पूरा आंकड़ा देखे तो लगभग 2 करोड़ 63 लाख के लगभग जाता है। ये 2 करोड़ 43 लाख के 83 लाख के लगभग जाता है। इनमें से जो अधिकांश मतदाता हैं वो फर्स्ट टाइमर है, कोई सेकंड टाइमर है। अब ये इन्होंने किसके पक्ष में मतदान किया है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो 22 लाख मतदाता है वो तो बिल्कुल फ्रेश मतदाता है। उसने तो पिछले 20 साल जो वर्तमान में सरकार है इसी के कार्यकाल शिवराज जी को देखा है, ऐसे इसी कार्यकाल को देखा है। और जो सेकंड टाइम का भी मतदाता नहीं है, लेकिन जिसकी उम्र 21 साल हो गई, 22 साल हो गई, 23 साल हो गई, 24-25, यानी कि जो पहली बार मतदान कर रहा है वो उन्होंने भी लगभग बहुत सारे मतदाताओं ने इन्हीं का देखा है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसके पक्ष में हुआ है। लेकिन दो चीजें बहुत सामान्य सी हैं कि लाडली बहना योजना की बात हो रही है तो लाडली बहना को टक्कर दे रही एंटी इनकम्बेंसी, और एंटी इनकम्बेंस को रोकने के लिए लाडली बहना बैरियर के रूप में खड़ी है। ये बड़ी बात है कि मैंने अभी भी इन्होंने छोड़ दिया हाफ ग्लास एम्प्टी और हाफ ग्लास फुल वाले भाव में। मनोज हमारे सहयोगी सुबह से लगातार लगे हुए, 6 बजे से हम देख रहे हैं उन्हें। सबसे पहले तो बधाई मनोज, बहुत मेहनत की आपने आज दिन भर। दूसरा, क्या ताजा अपडेट है आपके पास, ये मैं जानना चाहता हूं। जी बिल्कुल, अभी जो ताज़ा अपडेट आया है करीब 73 जो प्रतिशत है वो वोटिंग परसेंटेज अभी तक आया। हालांकि फाइनल अपडेट जो है वो आना बाकी है। लेकिन भोपाल के लिहाज से बात करें तो भोपाल में ज़रूर वोटिंग परसेंटेज कम आंका जा रहा है। हालांकि अभी भी जो परसेंटेज है वो आना बाकी है। लेकिन फिलहाल यदि बात करें तमाम विधानसभा, 7 विधानसभा की, तो वहाँ पर जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम बताया जा रहा है। यदि हम बेरसे की बात करें तो वहां पर भी करीब 4 से 5% मतदान जो है कम हुआ है। भोपाल उत्तर में भी इसी तरीके का आंकड़ा है। नरेला, हुजूर, गोविंदपुरा और मध्य की सीट पर भी कुछ इसी तरीके का आंकड़ा देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वहां पर यदि आंकड़ा ज्यादा होता है तो भी उनके पक्ष में और कम होता है तो वो दोनों ही तरफ से जीत का दावा कर रही है। लेकिन यहाँ पे अब ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार ये आंकड़ा, यदि ओरिजिनल आंकड़ा कुछ घंटों बाद जरूर आ जाएगा 9, साढ़े 9 बजे तक, लेकिन यदि बराबरी पर भी पहुंचता है तो ये आंकड़ा क्यों नहीं बढ़ा, ये भी एक बड़ा सवाल है। यदि ये आंकड़ा बिल्कुल सेम रहता है 2018 के बराबर तो ये किसके पक्ष में जाएगा, ये भी सवाल है। तो अब इन आंकड़ों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी की उलझने बढ़ गई और जिस तरीके से करीब 5 और 3 का जो आंकड़ा था भोपाल जिले की तमाम 7 सीट पर, वो आगे जाएगा बीजेपी के लिए या पीछे जाएगा, कांग्रेस की बढ़त होगी या कांग्रेस की सीटें ठीक है। यही एक बड़ा सवाल है। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका आप इस अपडेट के लिए, और कोई नया अपडेट होगा तो आप आइएगा। हम चलेंगे अवधेश के पास, क्योंकि उनके साथ हैं आरपी सिंह और संजय श्रीवास्तव, और मुझे लगता है कि ओवर कमांड के साथ अवधेश ही उनसे सवाल कर पाएंगे, क्योंकि इस बीच इलेक्शन के वक्त मैं जा नहीं पाया छत्तीसगढ़। अवधेश, शुक्रिया सर आपका। लेकिन कुल मिला के ये रहा कि छत्तीसगढ़ के 2.25 करोड़ मतदाताओं ने आज जिस दिन का इंतजार उन्हें था वो आज वो दिन पूरा हुआ। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 68.15% जो मतदाता है उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके भूपेश बघेल हो, चाहे फिर टीएस सिंहदेव हो, अरुण साह हो, चाहे तमाम दिग्गज हो, सभी के किस्मतों को ईवीएम में कैद उन्होंने कर दिया है। 3 दिसंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता ने किसे अपना सिरमौर चुना है। दोनों ही मेहमान से हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार आरपी सिंह जी, आपसे मैं पहला सवाल ले लेता हूं। आंकड़ों की बाजीगरी को अगर देख लिया जाए 68%, हालांकि 2018 की तुलना में फाइनल आंकड़े भी आने से कम है। इसको जब डिकोड कर दीजिए कि अगर कम मतदान होता है तो आपके पक्ष में है या आपके खिलाफ में है? देखिए, कम मतदान या ज्यादा मतदान का आंकड़े कभी सही नहीं होते हैं। मैं इतना जानता हूं कि ये जो मतदान हुआ है अभी जब फाइनल आएगा तो कम से कम इसमें 4 से 5% की ग्रोथ होगी, और जो पिछले 2018 के चुनाव का प्रतिशत है ये लगभग उसी के आसपास रहेगा। दूसरी बात, जब 18 के चुनाव हुए थे तो ऐसे ही 2 चरणों में हुए थे। तो पहले चरण में हमने 20 में से 19 सीटें जीती थी और दूसरे चरण की 70 में से 50 सीटें हम जीते थे। आज जो चुनाव हुआ है वो ये बता रहा है कि पिछली बार हमने जो सीटें जीती थी हम लगभग उतनी ही सीटों को फिर से दोहराने जा रहे हैं। एक आध सीटें कहीं कम ज्यादा होगी तो हो सकता है दूसरे क्षेत्र में बढ़ जाए। तो अब की बार 75 पार का जो नारा हमने दिया था उस दिशा में आज हमने और मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। और यही वजह है कि हमारे जितने नेता हैं उनका आत्मविश्वास देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह देखिए।
मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं सुबह 8:20 पर जब अपने पोलिंग बूथ पर गया वोट डालने के लिए, तो मुझसे पहले वहां 30-40 लोग पहले से खड़े थे जो उसकी शासी कर्मचारी थे। मैं उनसे पूछा कितनी जल्दी कैसे उठ के आ गए? बोले हम चाहते थे कि हमारी पेंशन लागू करने का ठीक है, तो कांग्रेस सरकार का फैसला ठीक है। आप वो आगे देखिए, भी तमाम दावे वादों का समय समाप्त हो चुका है, जनता ने अपना मत दे दिया है। मैं संजय जी का रुख कर लेता हूं। संजय जी, कम मतदान ज्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के खिलाफ में? क्योंकि 2018 में आपने नारा दिया था, आपने मसलन अमित शाह जी ने नारा दिया था, अब की बार 65 पार, कहां पहुंचे इस बार? देखिए, सबसे पहले तो आपने आरपी सिंह को बीच में रोका, ये ठीक नहीं है। उनको अपनी कहानी बुनने देना था। और मुझे लगता है वो पेंशन की बात वो नहीं हुई। अब ये कांग्रेसियों को जो पेंशन मिलना है उसके बारे में हिसाब किताब कार्यालय में बैठकर लेने लगे हैं कि कौन कौन विधायक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनको फिर वहां पर पेंशन मिलना है। देखिए, कहानी बुनने का काम कांग्रेस का ये जरूर है कि पिछली बार उन्होंने जो बातचीत की, अवधेश जी आप जो कह रहे हैं कि एक अचंभित करने वाला जो परिणाम आया, वास्तव में अचंभित करने वाला परिणाम था ये, जो शायद कांग्रेस को भी ध्यान नहीं था कि इतनी सीटें उनको प्राप्त हो जाएंगी। ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर परसेंटेज की जो बातचीत है, जो आप कह रहे हैं कि कम ज्यादा का विषय नहीं है, ये एक एवरेज जो 70% के आसपास मैं मान सकता हूं कि कम ज्यादा होने के बाद ये एक सामान्यतः इस तरह की स्थिति आती है कि लगभग 70, 72, 75% का जो मतदान होता है। देखिए, इस बार प्रतिशत वाला विषय नहीं, इस बार विषय ये है कि आखिर 15 साल बनाम 5 साल। और आपको याद करना पड़ेगा अवधेश जी कि ये 5 साल के वो घोषणा पत्र कौन थे, किस तरह के घोषणा पत्र थे, किस तरीके का लुभावना वो घोषणा पत्र था, जिसके जाल में सब प्रकार के लोग आए, चाहे वो महिलाएं, चाहे पुरुष, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे सभी प्रकार के वर्गों के लिए इन्होंने किया था। इस बार किसी भी प्रकार का घोषणा पत्र इनका तो दिखा ही नहीं कि घोषणा पत्र में कहीं आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई डिक्लेयर कर रहा है। और यहां तक ये हुआ कि जब इनको बैकफुट पे आना पड़ा, लगा कि अब पहले चरण में ये बहुत पीछे हो गए हैं, तो फिर आपको ध्यान है कि ये गृहलक्ष्मी योजना लेकर आए कि कुछ मैनिपुलेट कर लें और कुछ महिलाओं के वोट को हासिल कर लें। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार ने उन महिलाओं का विश्वास खो दिया है जिनको इन्होंने कहा था कि हम आपकी शराबबंदी कर देंगे। और शराबबंदी को लेकर एक बड़ा विश्वास था महिलाओं के अंदर में, और एक बड़ा वोट इनको प्राप्त हुआ, युवाओं को भी बड़ा वोट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है, एक मिनट सर, मुझे लगता है कि यह विषय ये नहीं है जो प्रतिशत मतदान हुए हैं, इसमें बहुत क्लियर कट और बहुत सरलता के साथ में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती हुई दिख तो रही है। दावे वहां भी है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने के दावे आप सुन रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में भी चल रहे हैं। एक बार रजनीश जी का रुख कर रहे थे। रजनीश जी, पिछले बार का जो मामला था, आप देखें कि 1000 से कम मार्जिन वाली यहां पे जो सीटें थी वो बहुत ज्यादा थी। 10 सीटें थी जिनमें 1000 से कम का मार्जिन था। 5000 से कम वाली 46 सीटें थी। नोटा कई जगह उसने बहुत गंभीर 14 सीटों पे नोटा ने नुकसान पहुंचाया था। इस बार इत्मीनान है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, या बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी? ये आकलन कुछ हुआ? हालांकि जल्दबाजी है, लेकिन कर लिया क्या इस तरह का आकलन? देखिए, पिक्चर क्लियर है, आपको भी पता है और मध्य प्रदेश के जो दर्शक हैं उनको भी पता है, तमाम जो लोग फील्ड में रहे हैं उनको भी पता है। कुछ लोगों की मजबूरी है, वो कह नहीं सकते भूपेंद्र जी जैसे लोगों की, लेकिन ये सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। तो जनादेश 3 तारीख को आएगा, और जिस प्रकार से 5 में शपथ की तारीख बताना के चक्कर में कह गया, जिस प्रकार से जनादेश आएगा, ईवीएम पर रोना रोगे, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, क्लियर कट। पिछली बार 2018 में कुछ चूकें जो हुई थी, 2019 में मतदाताओं ने सुधारी 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 56% वोट। और हमसे जो गलतियां हुई थी उसको सुधारते हुए लगातार बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। आप साक्षी हैं, हमने बूथ विस्तारक अभियान चलाया, तब से लेकर अब तक लगातार बूथ का कार्यकर्ता मोबिलाइज है, काम कर रहा है, जनता से संपर्क कर रहा है। जो हितग्राही है उनके साथ में एक साथ मिलने चलने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है, हमारी बूथ समिति पन्ना प्रमुख ने किया है। हमारे जो लाडली बहनें हैं उनके साथ में संपर्क, लगातार संपर्क, तमाम प्रकार के सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में संपर्क संबंध, ये यूं ही नहीं हो जाता। रजनीश जी, लाडली ओन ही नहीं कर रहे थे भाई आप लोग। शुरू के कुछ दिन तो बेचारे केवल शिवराज जी ओन कर रहे थे, पार्टी तो ओन ही नहीं कर रही थी लाडली को, लाडली बहना को। आपने कहा ओन किया? कहीं नारे में कोई, मैंने ऑफिशियल नारे में था नहीं बीजेपी के। नहीं, मुझे नहीं पता आपका किस प्रकार से आकलन है। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी दोनों, पहली बात तो अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता
मुझे लगता है कि आप उनको मानते होंगे, अगर नहीं मानते तो नहीं, मुझे मैं बेशक पता। मानता हूं लेकिन उनको। भारतीय जनता पार्टी नहीं, के नहीं, ही बिल्कुल मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड लीडर है शिवराज सिंह चौहान जी। सरकार भी भाजपा के संगठन ने, मैंने कहा, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कभी आइए कार्यक्रम रख लीजिए, मैं श्रृंखला बता देता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल रजनी जी, एक बार भूपेंद्र जी को कर लेता है ना मध्य प्रदेश में, वो तीजा भी लाडली बहनों के साथ बनी है। भैया दूज तो अभी अभी बनी है, उसके पहले भी कई प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला। मैं कह रहा हूं सरकारी तौर पर मने, मैं तो कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट के तौर पर मने। एक बार भूपेंद्र जी को इन कर लेता हूँ, इवेंट के रूप में एक बार सर, बहुत लंबा वक्त दे दिया, भूपेंद्र जी को इन कर लेते हैं। भूपेंद्र जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जादू कर दिया लाडली ने, मतलब जो कुछ भी आया है वो सब लाडली के कारण है, और बड़े इत्मीनान के साथ ये कह रहे हैं कि अब ना इस बार नोटा का वो फच्चर फंसेगा, ना ही कोई 1000 से कम जीत वाला। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, चांद पे भी इनके झंडे गड़े हुए हैं और मंगल पे भी गड़े हुए हैं और सूरज पर भी ये गाड़ने वाले। इसमें अपने को क्या दिक्कत है, जहां चाहे वहां गाड़े। लेकिन समस्या ये है कि इन्हें खुद ही नहीं मालूम कि इनके नीचे से कितनी जमीन खिसक गई। ये बता रहे हैं कि इनके पास 56% वोट शेयर था, 56% से ये 49% पर आए लुढ़क कर एक चुनाव में। दूसरे चुनाव में लुढ़क के 41% आ गए। ये 15% वोट कहाँ सरक गई इसका इन्हें होश भी नहीं है। लेकिन जवान जो है 6 फुट की जो है वो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर कह रही है हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व से ही पार्टी बन जाती है। ये भी सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए, हमने आपको बड़े ध्यान से सुना। जवान 6 फुट की है, कितने फुट की है, धीरज रखिए, ये बिल्कुल 6 फुट की जवान है, ये बिल्कुल 6 जवान। धीरज रखिए, धीरज रखिए कि आप बौखलाहट में हैं। ठीक है, बौखलाहट में नहीं आया भाई कोई भी, कांग्रेस के साथ बौखलाहट में कोई भी नहीं आया। बहुत हम सौहार्द और सौजन्य तरीके से बात कर रहे हैं जी। बोलिए भूपेंद्र जी, बात पूरी करिए। घबराइए, अभी इसमें जो है अभी 3 तारीख आने में समय है, अभी क्यों घबरा रहे हैं? समझ में आ रही है जी, आपकी बड़ी समस्या है। ये जो 41% पे आ गए, हमारी इनकी वोट में जो है 0.04% का अंतर था। बातें कैसी कर रहे हैं? 2018 पहले होता है कि 19 पहले होता है? अभी सुन लीजिए रजनी जी, फिर आपकी बारी में वो बोलेंगे, शोर ही शोर हो जाएगा फिर। धीरज रखिए प्रभु, चिंता मत करो। अभी लोकसभा का चुनाव दूर है, आपसे उसमें भी अपन बातचीत करेंगे। 18 में 41 था। अरे बेट, धीरज भाई, धीरज रखो, बोलने दो दूसरों को। कितना बोलोगे? अब तो बंद कर दो। अरे तो जब अपनी बारी आए तो बोलिएगा साहब, तुरंत टोकोगे तो। चिल्ला लो आप। छत्तीसगढ़ के भी हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, सब वहां जाएंगे। ये जो समस्या है, जो बात मैं कर रहा हूँ, ये तो आंकड़े हैं, ये तो सारे रिकॉर्ड में है चीजें। उसमें जो है इतनी लड़ने की और इतना घबराने की, बौखलाने की जरूरत ही नहीं है। ये भी चाहे तो पन्ने पलट के पढ़ ले उनको। आज परिस्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में अब तो जो है बाकी बातें करने का औचित्य भी नहीं है। वाकई वोट डाल चुकी है, वाकई जनता ने अपना वोट डाल दिया है, और वोट डालने के बाद बंद हो गया पेटियों में। लेकिन ये अभी भी चुनावी मोड में भैया भाषण दे रहे हैं। हालात इतने खराब हैं आपके नेताओं की। जो भूपेंद्र यादव का जो हाल जबलपुर में हुआ है, वो आपका केवल प्रमाण है, चावल है हांडी का, कि आपकी जो है क्या स्थिति थी जनता के बीच में। ऐसा जन आशीर्वाद दिया है आपके ही लोगों ने आपको, उसको जो है दरकिनार करके आप जो ये जो मुंडी रेत में गड़ा रहे हैं, ये इससे आपकी पार्टी का हल नहीं होने वाला है। और ये ध्यान रखिएगा कि जनता के बीच में ये जो दंभोक्तियां करते हैं आप, ये बड़े बड़े जो है ये गबराना जिसको बुंदेली में कहते हैं, जो बातें करते हैं, ये जनता में यही चीज असर करती है। आपका छोटे से छोटा जो है चिल्लर नेता भी जो है ऐसी बातें करता है जैसे कि दुनिया को। सर एक बार हमारे सहयोगी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए प्रहलाद ग्वालियर से, ग्वालियर पावर सेंटर था, है और संभवतः रहेगा भी। आऊंगा भूपेंद्र जी, वक्त है एक बार प्रहलाद करते हैं। प्रहलाद, ग्वालियर बड़ा मतलब सबसे चर्चित सीट, आज भी जो कुछ थोड़ी बहुत वहां गोली चलने की जो खबरें आई वो वहीं से आई। अब सब सूरत हाल ठीक है, अमनो अमान बहाल हो गया? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल के कई विधानसभा सीटों पर इस तरह का माहौल बना
प्रशासन को वहां पर शांतिपूर्ण मतदान कराना एक चुनौती बना। दिमनी जहां पर गोलीबारी हुई, भिंड जिले की मेहगांव सीट पर भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है सतीश सिंह सिकरवार और माया सिंह के बेटे और अन्य जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनसे विवाद हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर मतदान केंद्र के भीतर कलेक्टर और जो ग्वालियर से दक्षिण से जो विधायक हैं कांग्रेस के प्रवीण पाठक, दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, काफी कहासुनी हुई है, जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। आरोप ये लगाया है जो कांग्रेस के विधायक है प्रवीण पाठक, उन्होंने कलेक्टर पर बीजेपी के एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया है। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही, लेकिन अंततः प्रशासन जो है और जो पुलिस का अमला था वो शांतिपूर्ण मतदान कराने में सफल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है प्रवीण सर, तो ये बहुत दिलचस्प मुकाबला ऐसा लगता है, ऐसा बेशक लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद, आप भी बहुत सुबह से लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद। एक बार शर्मन जी का रुख करते हैं। शर्मन जी, ये जो बात कह रहे हैं अभी कि भाई जो प्रवीण पाठक ने कही, आप सोचिए कमलनाथ जिसकत के नेता अगर वो 11 बजे आके कहें कि मुरैना एसपी में हो सकता है उच्चारित करने में कुछ मुझसे त्रुटि हो जाए, मुरैना एसपी के बारे में ही कहा था संभवतः कि बिल्कुल कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो वो ये तो कोई कांग्रेस के छोटे नेता का भी कहा जा सकता था। क्या इनपुट रहा होगा उनके पास? क्या वाकई उस पूरे इलाके में को लेकर ज्यादा संवेदी है कांग्रेस? देखिए माननीय प्रवीण जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि संवेदनशील तो है, लेकिन मेरी यहाँ चिंता ये है कि जो मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक तासीर, जो यहाँ का मिजाज, जो यहाँ की संस्कृति थी, वो इस बार के चुनाव में बिल्कुल भिन्न देखने को आई। मतलब सत्ता की हवस इतनी चढ़ गई है कि आप मतलब हिंसक प्रवृत्ति की राजनीति का खेल खेलने लगे। इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आखिर मध्य प्रदेश के लोगों पर कितने समय तक असर डालेगी। ये उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल नहीं है, जैसा कि आज जो मध्य प्रदेश के कई सारे बुंदेलखंड में, चंबल में, ग्वालियर में ये सब देखने में आए। इससे इनको बचना चाहिए। अब देखिए, जहां तक माननीय कमलनाथ जी के संदर्भ में जो कहा है, तो देखिए कई वक्त क्या है कि नेता के पास में बहुत सारे इनपुट आते हैं, वो इनपुट के आधार पर कई वक्त किसी का नाम ले पाता, कई वक्त नहीं ले पाता, कभी कभी बड़े लोगों का नाम नहीं ले पाता, कभी कभी छोटों का नाम उनके मुखाग्रबिंद पर आ जाता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, एक मानवीय वो प्रवृत्ति है, तो हो सकता कि उनके पास कुछ गंभीर इनपुट आए हो वहां के मुरैना के। और ये बात बिल्कुल सही है कि मुरैना का जो दिमनी विधानसभा क्षेत्र है, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे चर्चित और सबसे केंद्रित विधानसभा क्षेत्र है। इसलिए हो सकता है कि मुरैना उन्होंने इस संदर्भ में कहा हो। अवधेश, छत्तीसगढ़ का हाल आप समझ सकते हैं? अवधेश, छत्तीसगढ़ में दरअसल जिस तरह की तासीर छत्तीसगढ़ की मानी जाती है, शांत प्रदेश माना जाता है, मतदाताओं में बेहद उत्साह होता है। 5वां चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है विधानसभा का, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा हुआ जहां पे वोटों के पोलराइजेशन की पूरी कोशिश की गई। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, बीरनपुर की घटना ने पूरे उस क्षेत्र के चुनावी रंग को बदल दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इसके अलावा आता क्या है? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, जहां हिंदू मुसलमान नहीं है वहां सिखों को ईसाई से लड़ा दो, जहां सिख नहीं है वहां ईसाई को हिंदू से लड़वा दो, जहां सिख और हिंदू दोनों नहीं है वहां ईसाई को आदिवासियों से लड़ा दो। तो ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, इसके अलावा कुछ उनको आता नहीं है। अभी आपने देखा दक्षिण में आदरणीय ब्रिजमोहन जी बैजनाथ पारा से गुजरे, एक युवा ने उनसे पूछ दिया कि 35 साल आप कहाँ थे जब कोविड की लहर थी, लोग मर रहे थे, तब आप दिखाई नहीं दिए? तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। अब जानलेवा हमला तो हुआ नहीं है, उसके जो वीडियो थे सार्वजनिक हो गए, सबने देखे हैं। दिक्कत क्या हो रही है, उन्होंने 5 साल सिलेबस में पढ़ा हिंदू मुसलमान और एग्जाम में आ गए महंत जी। तो दिक्कत इस बात की कि 5 साल जो पढ़ाई की अब एग्जाम में आए नहीं, एग्जाम में आ गए साधु संत। दूसरी बात, 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो ये कोशिश करूंगा कि आपके साथ बैठूं जरूर। 3 तारीख का जो परिणाम आएगा उससे इस राज्य की जनता खुश होगी कि उसको कांग्रेस की सरकार फिर से दोबारा मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता खुश होंगे जिन्होंने 5 साल अथक मेहनत की है, और सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी लाइन के नेता जिसमें संजय श्रीवास्तव भी शामिल है। ठीक है। अब क्योंकि क्या होने वाला है मैं आज बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। जितने बड़े नेता जो पार्टी के ऊपर बोझ बन गए थे, खासकर दूसरी पंक्ति और कार्यकर्ताओं के ऊपर, वो सबका सुपड़ा साफ होने वाला है, जिसकी शुरुआत नांदगांव से होगी।
नांदगांव में डॉक्टर साहब हारेंगे, लिख के रख लीजिए। दक्षिण में ब्रिजमोहन जी हारेंगे, लिख के रख लीजिए। कुरुद में चंद्राकर जी हारेंगे, लिख के रख लीजिए। अब जवाब बुलंद जी हारेंगे, अमर अग्रवाल जी हारेंगे, तो हमसे ज्यादा कोई खुश होगा तो बीजेपी के लोग होंगे। देखिए, दरअसल आप 2018 के परिणाम को डॉक्टर साहब को अलग कर दिया जाए, रमन सिंह जी को अलग कर दिया जाए, तो बाकी जितने नाम आपने लिए, अजय चंद्राकर जीत के आए थे, लेकिन सारे जो दिग्गज है सबकी हार करारी हार हुई थी। संजय जी, आरोप ये लग रहे हैं कि 2018 का परिणाम दोहराएगा और आपके पार्टी के लाइन, मतलब आप जिस लाइन के नेता है, आप खुश हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति हमेशा से रही है कि अपने बड़े नेताओं को किस तरीके से निपटाया जाए। मध्य प्रदेश में देख रहे हैं ना कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहती है, फिर भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के झगड़े हो जाते हैं। तमाम प्रकार की जो चीजें सामने आती हैं, यदि हम टीएस बाबा, भूपेश बघेल जी की बातचीत करें, सब पिक्चर सबके सामने है। पूरी सरकार को जाकर राहुल गांधी के चरण पर लेटना पड़ता है कि भैया मेरा मुख्यमंत्रित्व काल बचा लो। ये स्थिति है, पूरे प्रदेश का मान सम्मान वहां गिरवी रखकर अपने को मुख्यमंत्री बनाने का काम, ये इस तरह का कांग्रेस का कल्चर है। इसलिए आरपी सिंह कहते हैं मुझे इसमें कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज अच्छा लगा कि ब्रजमोहन जी हार रहे हैं, अजय चंद्राकर हार रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह हार रहे हैं। इन्होंने इस बात को तय कर लिया कि अब हमारा अगला धंधा राजीव भवन में बैठकर ज्योतिष केंद्र खोलने का है। इनको सब मालूम है, लेकिन ये नहीं कह पा रहे हैं कि भूपेश बघेल जीत पाएंगे कि नहीं। ये कह नहीं पा रहे हैं कि टीएस बाबा जीत पाएंगे कि नहीं। 50,000 एक मिनट 50,000 ये कह पा रहे हैं कि नहीं कौन कितना जीतेगा। इसी को कहते हैं डर। अपने बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी सीटें प्राप्त कर रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। दरअसल प्रदेश के इतिहास में, या फिर हम कहें देश के इतिहास में, पहली ऐसी अलोकप्रिय सरकार है ये जिसने 5 साल में ही विश्वास खोया। और मैं हमेशा से कहता हूं चैनलों के अंदर में कि एक षड्यंत्र रूपी जन घोषणा पत्र बनाकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और उस वादा को नहीं, सुनिए सर, वादा खिलाफी करने के कारण आज इनकी स्थिति बहुत बदतर स्थिति पे खड़े हैं ये। और मैं दावे के साथ फिर से एक बार कह रहा हूं, लिख आप लीजिए, इसी चैनल पे 3 तारीख को बैठेंगे। एक बार इस बार परिवर्तन संभव है और इस बार बीजेपी की सरकार इस प्रदेश के अंदर में आम जनता के आशीर्वाद से बनने वाली है। ठीक है आरपी सिंह, आप 30 सेकंड आपके लिए मैं देता हूं, एक बार मैं शिखर का रुख करूंगा। जहां तक घोषणा पत्र की बात है, भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणा पत्र आता है, उसमें 56 पेज है, 56 पेज 56। फिर 90 विधानसभाओं के 90 घोषणा पत्र आते हैं, तो 90 और 1 हो गए 91। फिर 5 संभाग मुख्यालय के अलग घोषणा पत्र आते हैं। तो माई बाप, आपने तो 96 सेंचुरी मार दी घोषणा पत्रों की, तो आपको तो 90 में से 90 सीट जीतनी चाहिए। ठीक है, मैं शिखर हो क्या रहा है, आपकी 10 सीट नहीं आ रही है। मैं शिखर का ऐसा लगता है संजय जी विधानसभा स्तर पर भी घोषणा पत्र निकलता है, हर एक कैंडिडेट का संभाग स्तर पर भी होता है, प्रदेश स्तर पर भी होता है, लेकिन ये नहीं होता कि राहुल गांधी खुश है, प्रियंका गांधी खुश है और इसका जन घोषणा पत्र की धज्जियां उड़ जाती है। तो दिवाली के दिन कहते हैं भैया गृह लक्ष्मी योजना। ठीक है, मैं एक बार शिखर का रुख ये कांग्रेस की स्थिति है। शिखर, आप 30 सेकंड में आप बता दीजिए आप इस वक्त कहां पे मौजूद है और क्या कुछ सियासी समीकरण, क्योंकि आप सुबह 6 बजे से लगातार लगे हुए हैं, आप फिलहाल स्ट्रांग रूम में मौजूद है, क्या कुछ समीकरण आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या वहां की व्यवस्था है? शिखर, देखिए, जिस तरह से मतदान हुआ है और मतदान के बाद के समीकरणों की अगर बात की जाए तो अब सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रांग रूम तक जो ईवीएम मशीन है उसे पहुंचाने की है, क्योंकि मतदान दल रवाना हो चुके हैं और कई जगहों पे अब स्ट्रांग रूम तक ईवीएम मशीन पहुंचनी भी शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है केंद्र बनाया गया है और जो मतदान कर्मी अलग अलग मतदान केंद्रों में पहुंचे हुए थे, उन मतदान कर्मी यहां तक पहुंचेंगे और यहां पहुंचकर जो ईवीएम मशीन है वो जमा करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि स्ट्रांग रूम है और स्ट्रांग रूम 3 तारीख को ही खुलता हुआ नजर आएगा और 3 तारीख को सभी 1181 जो प्रत्याशी है पूरे प्रदेश भर में, उनके भाग्य का फैसला 3 तारीख को खुलता हुआ नजर आएगा। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी। अगर यहाँ बात की जाए रायपुर ग्रामीण की, तमाम जो ईवीएम मशीनें आएंगी, किस तरह की प्रक्रिया होंगी उनके ईवीएम जमा करने को लेकर? यहाँ पर जो बूथ में लेकर आएंगे वो लोग यहाँ सामान जमा करेंगे, अपना सारा सामान ईवीएम और जो भी उनके। ठीक है शिखर, आप लगातार बातचीत करिए, आपके जब हम अपने दर्शकों को अपडेट भी देंगे कि आखिरकार क्या कुछ समीकरण, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। भोपाल का मैं रुख कर लेता हूं। एक बार बहुत शुक्रिया। एक बार रजनीश जी के पास में जरूर इसलिए भी जाना चाह रहा था। रजनीश जी, बागी बहुत सारे आपके यहाँ भी थे, बागी भूपेंद्र जी की पार्टी में भी थे, वो कुछ मान गए,
अंदरूनी तौर पे मान गए, कुछ बाहरी तौर पे मान गए, कुछ नहीं माने। तो ये एक बड़ा फैक्टर, अब तो हम बात कर सकते हैं उनकी कि ये कोई बड़ा फैक्टर होगा, कहीं कोई त्रिकोणीय मुकाबला जैसा मसला होगा। पहली बार में तो आपने नोटा भी खारिज किया और क्लोज फाइट भी खारिज की, इन्हें भी खारिज करेंगे क्या, बागियों और त्रिकोणीय वालों को? बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं केवल इस बार आपके साथ में बैठा हूं 2023 की चुनाव होने के बाद हम तो इसलिए खारिज कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आप पहले भी 18 के चुनाव, 13 का चुनाव, 8 का चुनाव, 3 के चुनाव, हर समय कुछ कुछ थोड़े बहुत बागी उम्मीदवार खड़े हो जाया करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। बल्कि मैं उल्टा कहूंगा, कई जगह पर तो हमें लाभ हो जाता है। अच्छा, कई जगह लाभ हो जाता है। 2008 के चुनाव के संदर्भ में आप इसे देखेंगे, व्यापक तौर पर तो बहुत बड़ा लाभ भी कुछ विधानसभा सीटों पर हमें हुआ था, तो हमें कोई बहुत असर नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं कि पिछले चुनाव के परिणाम जो है वो इस बात को सिद्ध भी करते हैं। हाँ, मैंने ये बात, एक बात आंशिक तौर पे आपसे सहमत हूं कि 1400 के आसपास पिछली बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बागी थे, वो 4 जीते थे मात्र, तो कई बार, और वो किसी न किसी को फायदा पहुंचाते। भूपेंद्र, यही सवाल सेम कॉपी आपके ऊपर भी, कि आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा लोग ताल ठोक रहे हैं। प्रदीप जायसवाल तो उदाहरण पिछली बार के थे ही कि वो ताल ठोक के जीत भी गए थे, ऐसे 1-2 नाम और जीत गए थे। तो इस बार कोई संशय या कोई डर उन बागियों से? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बागी नहीं है, बाकी सब लोगों ने जो है पार्टी में वापसी कर ली है। 2-3 जगह पर जहाँ पर बागी है वो ट्रायंगुलर फाइट में खुद ही फंसे हुए हैं, तो उनका करियर वहां पर समाप्त होना है। आज जो है किसी बागी के कारण कोई चीज किसको फायदा मिलता, किसको नहीं मिलता, ये तो 3 तारीख बताएगी। लेकिन ये निश्चित है कि बागियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एक आध बागी जीत भी सकता है कोई निर्दलीय, लेकिन इससे पार्टी के भविष्य पर कोई असर पड़ता नहीं है। और जो चुनाव की प्रॉस्पेक्टिंग है, देखिए हमने पिछले बार जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी से स्वीकारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं कि 0.04% हमारी वोट कम थी। और कम उसका कारण ये था कि हमने 229 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक सीट जो है शरद यादव जी का हमने डोनेट की थी, और दूसरा इन्होंने 230 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो 230 सीटों पर लड़ने के कारण इनको हमसे जो है थोड़े से वोट ज्यादा मिले थे, जिसको बार बार बोलते हैं गीत गाते। आज परिस्थिति ये है कि आज हमारी इनके बीच में सीधी फाइट है। जो वोट परसेंटेज अभी गया है, इसमें लगभग 4 करोड़ मतदाताओं का वोट डलेगा। पिछली बार लगभग 1 करोड़ 53 लाख वोट इन्हें मिली थी, और 1 करोड़ 52 लाख कुछ वोट हमें दी थी। तो ये जो वोट परसेंटेज अभी जा रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा करेगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करना चाहती है, जानबूझ के इग्नोर करना चाहती है, वो है बेरोजगारों की पहुंच। मेरे पास कम से कम रोज 100 फोन आते हैं जो पात्रता परीक्षा पास लोग 1.5-2 लाख से ज्यादा लोग हैं। उनके साथ इन्होंने जो अन्याय किया है, जो दूरता की है, वो लोग रोज फोन लगाते हैं। मैं आपको कभी तो आज वो वोट डाले होंगे फिर तो दम से बीजेपी के खिलाफ 100% वोट डाली। जिन लोगों को जो नया वोटर है, वो नया वोटर तो जो है पिछले 4 साल से देख रहा है कि किस तरह से उनकी जो स्कॉलरशिप लूटी गई। वो जब स्कूल में पढ़ रहे थे किस तरह से उनका ठीक है सर, पर्याप्त बात ले ली। रजनीश जी छोटा जवाब, फिर बाकी जगह भी जाना। रजनीश जी को जवाब देना चाहते हैं। रजनीश जी, बल्क में पड़ी है वोट, आपको पता नहीं भूपेंद्र जी के पास जो फोन आते थे वो सब, ये जो आप खुश हो रहे हो वोटिंग बड़े से, वो उन्हीं नाराज लोगों की है। सुन लेते सर, रजनीश जी का जवाब सुन लेते। हाँ रजनीश, जवाब, ये सब वोट आपके गुस्सा वाला वोट है। इनके पास में 100 फोन रोज आते थे, अभी भी ये भाषण दिखते जा रहे हैं, इनकी मर्जी है। लेकिन 1 करोड़ 56 लाख वोट मिले थे पिछले 2018 के चुनाव, और 41% के आसपास वोट मिला था, परसेंट के तौर पर मैं कह रहा हूं। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्सरसाइज की है, 41 लाख कार्यकर्ता हमारे बूथ पर, पन्ना पर, हमारे 68 लाख प्राइमरी मेंबर थे, प्राथमिक सदस्य, जिसमें हमने अभी नई सदस्य 17 लाख की एड ऑन की है। 1 करोड़ 32 लाख में, और महिला और पुरुष कोई वोट डालते हैं ना, तो चुनाव आयोग उसको बताता है कितना महिलाओं का मतदान हुआ बताता है, और कितना एज के हिसाब से बताता है चुनाव आयोग। तो भाई क्या पढ़े लिखों को फारसी क्या, ये समझ में आ रहा है। अब 3 तारीख को तय हो जाएगा। सर, एक तीसरे मेहमान को भी एंड कर लेते हैं। हम यहाँ भोपाल से ही शर्मन नगेले हमारे साथ है। शर्मन जी, एक इकलौता इलेक्शन है, मुझे लगता है कि आप मुतमईन होंगे मेरी इस बात से। कोई मुद्दा नहीं, कोई एजेंडा, मतलब एक दिन बीजेपी एक तरह से एक मुद्दा हवा में उछालती थी, कांग्रेस लपकती थी, एक दिन कांग्रेस उछालती थी, बीजेपी लपकती थी। इस सब के बावजूद अगर वोट निकला, वोटर निकला, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। अब ठीक है सर,
अब मैं भी तो थोड़ा स्वतंत्र आदमी हूं, आकलन तो कर ही सकता हूं। डेली बदलते थे आप, कभी सनातन, कभी डेवलपमेंट, कभी विकास, कभी सब कुछ। ये हाँ नहीं, डेली बदलते थे आप लोग, दोनों बदलते थे। तो शरवण जी, इसके बावजूद अगर इतनी तेजी से वोटर निकला तो वोटर के दिमाग में क्या पहले से वो माइंड मेकअप करके चल रहा था कि बीजेपी को दूंगा या कांग्रेस को दूंगा? देखिए, बीजेपी ने कोशिश की है कि वो लाडली बहना योजना और केंद्र की और राज्य की सरकार पर चुनाव हो जाए, और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है कि घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और राज्य में जो अराजकता की स्थिति उस पर चुनाव हो जाए। और केंद्र के जो नेता बीजेपी के हाईकमान ये चाहते थे कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव हो जाए, और कमलनाथ जी और कांग्रेस चाहती थी कि शिवराज वर्सेस कमलनाथ चुनाव हो जाए, और वो देखने में भी ऐसा आ गया। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 160 से अधिक सभाएं। अच्छा देखो, अब रजनी जी माने नहीं, इसलिए अब तर्क उनसे नहीं करूंगा, आपसे कर ले रहा हूं। मोदी जी ने 5 सभा तक लाडली बहना का जिक्र किया क्या? ओन किया क्या? नहीं किया। एमपी की किसी योजना का जिक्र किया क्या? वही तो मैं कह रहा हूं कि इनके बड़े नेता ओन नहीं कर रहे थे जिस योजना को, उसे ये फ्लैगशिप बता रहे हैं आप कि वो उसी कारण। तो ये जो चुनाव में जो देखने में आया, मोटे तौर पर 2 चीजें देखने में आई हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, और दूसरा सत्ताधारी दल के माध्यम से लाडली बहना योजना और शिवराज सिंह चौहान जी की छवि, जो राज्य में उनका अपना एक खुद का एक वोट बैंक बन गया है, उस पर पूरा केंद्रित चुनाव हुआ है। अवधेश जी, आगे आपसे ही बात करेंगे। और वहां कुछ ऐसा एजेंडा था जो लगातार ट्रेंड करता रहा बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से? अवधेश बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये 5वां चुनाव छत्तीसगढ़ में विधानसभा का हुआ, लेकिन पहला ही ऐसा चुनाव हुआ जो भरोसे के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूम गया। भरोसा किस पे जताया जाए, किसके चेहरे को लेके आगे जाया जाए, इसी मुद्दे पे लेके पूरा छत्तीसगढ़ का ये चुनाव केंद्रित हुआ है। जिस तरह से बीजेपी कोशिश करते रही कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को वो आगे लेके जाए, लेकिन फिर भी वो टिक के आया मोदी की गारंटी पर। स्लोगन पे पूरा चुनाव टिक गया। जिस तरह से कांग्रेस ने स्लोगन दिया कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस की सरकार, बीजेपी ने स्लोगन दे दिया बदलबो, एक बार सरकार बदलबो। तो ये पूरा मुद्दे के अभाव से जिस तरह से स्थिति छत्तीसगढ़ में दिखी, मध्य प्रदेश में भी कमोबेश वही स्थिति दिखी। इसी सवाल के साथ मैं आरपी सिंह जी आपके पास आता हूं कि बीजेपी ने बड़ा ही इस बार कैची जो है स्लोगन दिया कि बदलबो ये दावी सरकार बदलबो। कैसे देखते हो उसे आप? देखिए, औ नहीं सही वो बदल के रहीबो, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नारा था कि जो नेता हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं उनको हम सहेंगे नहीं, इस पर बदल के रहेंगे। आप उन्होंने पूरा जो कहा था इस चुनाव में कर भी दिया है। दूसरी बात, अब सवाल आता है मोदी की गारंटी। तो सवाल यह है कि राज्य की भाजपा क्या अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है? क्या इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जो उस गारंटी को दे सके? तो ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की जनता का भरोसा खो चुकी है। अब बात कर लेते हैं मोदी जी की गारंटी की। तो मोदी जी की गारंटी का मतलब होता है कि 100% झूठ, 100% जुमला। उन्होंने जितनी गारंटियां 2014 में दी थी उसमें एक भी गारंटी पूरी की हो तो इस राज्य की जनता भरोसा कर लेती। दूसरी एकदम छोटी सी बात बताता हूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उन्होंने यही कहा दुर्ग में कि मैं कहता हूं ये 5 साल फिर जारी रहेगी। और परसों केंद्रीय मंत्रालय का एक आदेश जारी होता है, इसमें लिखा है कि इस योजना को सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो जो पहली गारंटी है वही झूठी साबित हो गई। तो राज्य की गारंटी कौन जाने, क्या कालाधन आया, क्या 15 लाख मिला, क्या 2 करोड़ रोजगार मिला, क्या बुलेट ट्रेन चली, क्या किसानों का आय दुगनी, इस बात की गारंटी। मोदी मतलब झूठ की गारंटी। ठीक है, मैं नकार दिया इस बार। मैं संजय जी का रुख कर लेता हूं। संजय जी, चेहरे को लेके, भरोसे को लेके ये चुनाव टिका। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भूपेश ही भरोसा है, हालांकि नारे में बदलाव हुआ बाद में, लेकिन अंततः आला कमान ने तय कर दिया। हमने भी मुख्यमंत्री से पूछा, आज भी पूछा हमने कि साहब अगर कांग्रेस की जीत होगी तो चेहरा कौन होगा? तो उन्होंने बड़े बेवाकी से कहा कि आला कमान ने तय कर दिया कि भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। आपके यहाँ एक बड़ा अभाव दिखा इस बार इस चुनाव में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो इस अहुनई साहिबों की जो व्याख्या जो आरपी ने की है, कितना दबाव, मानसिक दबाव। अभी कुछ समय ही व्यतीत हुआ है मतदान संपन्न हुए, अब ये मानसिक रूप से किस तरीके से पीड़ित हो गए हैं कि इनके बयान किस तरीके से आ रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि अब इन्होंने बाहर का रास्ता पकड़ लिया है। पहली चीज। दूसरा विषय जो आप अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे थे, मैंने कहा ना भूपेश है तो भरोसा है, आपने स्वयं स्वीकार किया कि ये भरोसा उठ गया, ये नारा बदल गया। और राहुल गांधी जी ने किसको इशारा किया था ये भी सबके सामने, टीवी के अंदर में सबके सामने आया ही, मीडिया के अंदर में। और अब स्वयं कहना पड़ रहा है, उससे अच्छी स्थिति तो भाजपा की स्थिति है
कि भाजपा में हम बहुमत पर आएंगे जैसे हम 2003 में आए थे, और उसके बाद 5 मिनट के अंदर में हमारा आला कमान और विधायक दल तय कर देगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये तो झगड़ा यहां से प्रारंभ हो गया है कि कौन क्या बनेगा। तो मुझे लगता है यही कांग्रेस का कल्चर और बीजेपी के कल्चर में अंतर है, और यही 5 साल चला है, और इसी के कारण ये सरकार बाहर का रास्ता देखेगी। तो मुझे लगता है कि हमें इससे कहीं तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। ये हर एक व्यक्ति यहां पर लड़ रहा है। अब जब आपस में ही भरोसे का भाव नहीं है, ये जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे? ठीक है, और 5 साल के अंदर में भरोसा समाप्त हुआ, ठीक है, और इसीलिए उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा बने। ठीक है, सारे चीजों का निर्णय हो चुका है, मतदान की पेटियां सील हो चुकी है। दामिनी का मैं रुख कर लेता हूं। दामिनी, इस वक्त आप कहां पे मौजूद है और क्या कुछ समीकरण आपको दिखाई पड़ रहा है राजधानी रायपुर की खास करके? दामिनी। देखिए अवधेश जी, आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं वो सेजबहार का इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पर कुछ ही देर में मतदान पेटियां जो है, ईवीएम मशीनें जो है वो लाई जाएगी और पूरी टीमें जो है वो यहां पर पहुंचेगी। और आपको मैं तस्वीरें दिखा देती हूं पीछे की, जहां पर ये ईवीएम मशीनें जो है वो जमा की जाएगी। अलग अलग जो वहां के अधिकारी होंगे जो मतदान केंद्र में नियुक्त किए गए थे, वो सभी अधिकारी यहाँ पर आएंगे और जो ईवीएम मशीन है उसे चेकिंग के साथ जो दस्तावेज है उसे जो है फिल करने के बाद यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरा करते हुए ईवीएम मशीन को जो है वो जमा करेंगे। और आपको बता दें कि इस वर्ष का चुनाव बेहद ही खास था और एक नक्सली घटना जो है वो भी सामने देखने को मिली, जो कि बिंद्रा नवागढ़ में, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से ये भी कहा गया था कि इस क्षेत्र में जो है अति संवेदनशील क्षेत्र है, जिसकी वजह से इसमें समय जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे का निर्धारित किया गया था। छत्तीसगढ़ में आज शाम 5 बजे तक ऐसा लग रहा था कि पहली बार राज्य गठन के बाद पहली बार किसी बड़े नक्सली घटना के बगैर ये चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन ठीक 5:05 पे ये खबर आ गई कि गरियाबंद, बस्तर के पहले चरण में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। गरियाबंद में नक्सलियों ने उत्पात मचाया और एक जवान को शहादत देनी पड़ी। प्रवीण सर, ओवर टू यू। एक बार रजनीश जी का रुख करेंगे। रजनीश जी, अगर मान लीजिए मैं तो अगर ही लगाऊंगा, आप दावा कर रहे हैं कि भाई आ रही गवर्नमेंट आपकी, अगर मान लीजिए बहुमत जो भी ये जो वोटिंग है ये आपको बहुमत दिलाने के लिए पड़ा है, तो कौन सा फैक्टर आपको लगता है काम कर गया? बड़े नेताओं को इन्वॉल्व करना, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना, सांसदों को चुनाव लड़ाना, या फिर शिवराज जी ने आखिरी के अधिसूचना लगने के कुछ दिन पहले जो स्टॉक क्लियरेंस सेल जैसी बहुत सारी नई नई योजनाएं शुरू करी, लाडली बहना के अलावा मेधावी छात्रों को लैपटॉप, स्कूटी खुद भी वो देने गए, ये काम किया, या फिर कार्यकर्ता जो जिनके बारे में कहा जा रहा था नाराज हैं वो सब मान गए? क्या फैक्टर आपको लगता होगा इनसे में रोल की प्ले किया होगा? जितने फैक्टर आपने गिनाए हैं सब काम किए हैं। कई बार उनकी मात्राएं अलग अलग हुआ करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का वाहक था और उसने जनता से संपर्क, मतदाताओं से संपर्क किया, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बिना कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी की भाजपा की सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गई। और अलग अलग योजनाएं हो सकती हैं। लाडली बहना योजना पर मात्र विश्वास हुआ इतना नहीं है। जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई, मातृ वंदना योजना आई, मध्य प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो एक लंबी श्रृंखला है। कुछ उस समय के संवाद पत्र में शिवराज जी को महिलाओं के भेजूंगा आपको, आप देखिएगा। ये संबंध और संवाद आज का नहीं है, यूं ही नहीं हो जाया करता है। और ऐसी प्रकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संबंध जो महिला से हुआ है वो आज का नहीं है। ये भरोसा जो जिसकी बात की जा रही थी वो एक बार में केवल पात्र नहीं बनता, क्योंकि इसकी लंबी श्रृंखला है, और वही आज दिखाई पड़ रहा है। मैं फिर कहता हूं कि आने वाला 3 तारीख का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनादेश देता हुआ दिखाई देगा। और जो मैंने शब्द कहे हैं जरूर आप 3 तारीख को चर्चा। अरे आपको अपन बैठेंगे भाई आमने सामने, मैं आपको आपके आकलन के लिए धन्यवाद बोलूंगा अगर ये यथावत रहा तो। भूपेन जी को इन कर लेते हैं। भूपेन जी, ये इनके दावे यही हैं कि भाई बहुत बिल्कुल महीन, बहुत बारीक, बहुत गहरा रिश्ता इन्होंने बना रखा था मध्य प्रदेश की जनता से, और वो वोट की शक्ल में आज सामने आया है। आपके अगर हक में गया तो क्या गया होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। हमारे कॉलेज में एक थे, वो बहुत बेहतरीन नगमा लगाते थे। मेरे स्कूल के बाद बच्चे भी जो यूजर होते उनको देखने पड़ता था, तो वो जो है सांप और मेला बांध के रखते थे, दोनों की लड़ाई करवाने का दावा करते मंजन बेचे निकल जाते थे।
भारतीय जनता पार्टी का संपर्क और संवाद बहुत पुराना है। इनने पहला संपर्क कायम किया था लाडली लक्ष्मी योजना से, जिसमें जो है 1-1.5 साल बाद ही इन्होंने बच्चियों के हाथ से जो है NSC सर्टिफिकेट छीन लिए थे। उससे ये लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कोयले का दंतमंजन बेचने की, और अभी आखिरी दंतमंजन इन्होंने अभी बेचा है लाडली बहना के नाम पर। आपको 6 महीने से इन्होंने जो है बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन, दिव्यांगों की पेंशन, बुजुर्ग लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है इन्होंने दबा के रखी हुई है, रोक रखी। 6 महीने से आपने सास को पैसा नहीं दिया। 600 रुपए महीने की पेंशन मिलती थी, 3600 रुपए घर में दबा के आपने जो है 1200 रुपए बहू को दे दिए और बड़ा ढिढोरा पीट रहे हैं। कल्पना कीजिए कि कोई सरकार कितनी झूठी हो सकती है और ढोंगी हो सकती है कि 2 लाख करोड़ की योजनाएं घोषित की हैं और 1-1 हजार 2-2 हजार रुपया तनख्वाह बांटने के लिए बाजार से रोज उधार उठाने पड़ रहे हैं। इससे बड़ा कोई झूठ, इससे बड़ा कोई पाखंड हो सकता है क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणाओं की जो खरीद फरोख्त के आपके पक्ष में यदि कुछ गया होगा तो क्या गया होगा? ये वोट, यही सवाल आपके तरफ, यदि मान लीजिए आपके लिए वोट हुआ है तो क्यों हुआ होगा? हमारे लिए वोट इसलिए हुआ है कि हमने किसानों के लिए जो है घोषणा की है कि हम 5 हार्स पावर तक आपको बिजली फ्री देंगे। हमने जो है जनता के लिए घोषित किया है कि हम 100 यूनिट बिजली आपको फ्री देंगे। हमने जनता के लिए ये घोषित किया है कि हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा आपको मुफ्त देंगे, 10 लाख का हम जो है आपको दुर्घटना बीमा देंगे। हमने ये घोषणा की है कि बच्चों को पढ़ो और पढ़ाओ योजना में ठीक है, माफ कीजिए मैं जाता बाकी के और मेहमानों के पास, लेकिन वक्त नहीं देता है इजाजत इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया मध्य प्रदेश के तमाम गेस्ट का, छत्तीसगढ़ के तमाम गेस्ट का, स्टूडियो में सरमन जी का, बाकी सभी हमारे जो सहयोगी उनका भी। आज की इस चर्चा में इतना ही। आपने आज सुने दावे, प्रति दावे भी सुने, हम इसे क्रॉस चेक करेंगे क्योंकि जैसे रजनी जी ने कहा हाथ कंगन को आरसी किया, तो 3 तारीख बहुत दूर नहीं है। 3 तारीख को एक बार इन सब दावों को एक बार कसौटी में कस के देखेंगे और समझेंगे कि किसका दावा कितना सही था। तब तक तो सुनते रहिए और देखते रहिए BSTV। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा।